I'll take up the remaining part of the poem Our Keswarana Tree by Toru Dutt. We have already done two stanzas of the poem, and the you know previous stanza Toru Dutt tells the experiences of mourning which she had and which delighted her when she was a child. Every morning, as she opens her window, her eyes rest on the tree and she feels delighted. She presents the picture of the changing scene with seasons, sometimes during other seasons and mostly during winter. She has seen a baboon, a monkey sitting on the top branch like a statue, waiting to receive the first ray of sunlight. Whereas his puny offspring, his offspring, उसका बच्चा, plays around in the lower branch of the tree. Along with this scene beauty, the poet also experiences the kokila's welcoming note. She has also observed the cows guided towards the pasture and the water lilies spring under the shadow of the whole tree like gathered snow. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में इन्होंने जो है वो उसकी ब्यूटी बताई है, कैसुराना ट्री की ब्यूटी बताई है, और वहाँ पर उनका जो है सब्जेक्टिव एलिमेंट या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट एंटर नहीं करा है, क्यों उन्होंने सिर्फ जो है कैसुराना ट्री की ब्यूटी, उसका ग्रैंड्योर, उसकी मैग्निफिसेंस, उसका शानदार जो स्ट्रॉन्ग है, सुंदर है, कैसे फुल ऑफ लाइफ है, चारों तरफ कैसे उसके बर्ड्स आ जाती हैं, उसके पेड़ के नीचे जो है एक वाटर टैंक है जहाँ पर लिलीज़ जो हैं वो उग गई हैं टैंक में और वो स्नो के ढेर की तरह लगती हैं. तो इस तरह से इन्होंने जो है वो इन दो स्टेंजाज में ऑब्जेक्टिवली जो है वो उसकी ब्यूटी को बताया है, कैसुराना ट्री की सुंदरता को बताया है. लेकिन अब जो है थर्ड स्टेंजा से हमें ये पता लगता है कि उनको ये जो ट्री है, वाई इज़ द ट्री सो डियर टू हर, एंड द मूड ऑल्सो शिफ्ट्स. शी सेज but not because, I'm going to read the lines, but not because of its magnificence, dear is the कैसुराना to my soul. ये कहते हैं कि जो है मेरा जो दिल ट्री के इतना नज़दीक है वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्री बहुत मैग्निफिसेंट है, बहुत शानदार है, उसमें बहुत ग्रैंड्योर है, इसलिए कह रही है कि मुझे वो जो है डियर नहीं है. और इनका टोन जो है इट बिकम सब्जेक्टिव, ये किस पर आ जाता है, अब खुद के ऊपर एक पर्सनल टोन हो जाता है और उसमें उनकी क्या जुड़ी हुई हैं, मेमोरीज आर एसोसिएटेड विद द ट्री. शी सेज मैग्निफिसेंस, शानदार, टू लुक मैग्निफिसेंट, फुल ऑफ ग्रैंड्योर. She says, beneath it we have played, though years may roll, oh sweet companions, loved with love intense. तो वो कह रही हैं कि वो ट्री उनको क्यों प्रिय है, why is the tree dear to her, because under the tree we, now the pronoun comes we. तो वो we किसके लिए है, उनके कंपेनियंस के लिए और सिबलिंग्स के लिए. तो कह रही हैं दो ईयर्स में रोल, दो ईयर्स हैव पास्ड, बट स्टिल द ट्री इज़ डियर टू हर बिकॉज ऑफ द स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद द ट्री. उनकी जो यादें उस ट्री से जुड़ी हुई हैं उसके कारण. ओ स्वीट कंपेनियंस, लव्ड विद लव इंटेंस. और सो लुक एट दिस ओ and sign of exclamation, and the sign, this is also o, suggests longingness and also the nostalgic tone that comes in the poem. उनको जो है एक पास्ट की जो याद आ रही है उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, जो हमारे को पास्ट की याद आती है. सो द टोन बिकम नॉस्टैल्जिक एज वेल एज a sense of longingness where she is remembering the past
एट द सेम टाइम लॉन्गिंग टू हैव द सेम टाइम। तो उनको कह रही है कि ओ माई कंपेनियंस, और कंपेनियंस में दोनों ही आ रहे हैं, उनके साथी भी और उनके सिबलिंग्स भी, उनके भाई बहन, जिनको मैं प्यार करती थी, लव्ड विद लव इंटेंस। सो सी द ब्यूटी ऑफ द पोएम, हाउ शी हैज़ क्रिएटेड द रिदम। जिनको मैं प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार इन इट्सेल्फ इज़ अ पॉजिटिव इमोशन, और कह रही मैं कैसे प्यार में भी उन्होंने एडजेक्टिव लगाया है इंटेंस। प्यार कैसा था उनका, वेरी डीप, कैसा प्यार है उनका अपने सिबलिंग्स और कंपेनियंस के लिए, बहुत गहरा है, वेरी इंटेंस। फॉर योर सेक शैल द ट्री बी एवर डियर। नाउ शी गिव्स द रीज़न वाई इज़ द ट्री डियर टू हर। कह रही हैं कि इस कारण से ये ट्री उनको हमेशा ही, द ट्री विल बी वेरी क्लोज टू हर हार्ट, टू हर सोल, उसे जो है हमेशा उसको प्रिय रहेगा ये ट्री। ब्लेंड विद योर इमेजेस, और वो जो हमेशा उसमें ब्लेंड यानी मर्जिंग होगी, एब्जॉर्प्शन होगा किस चीज़ का, उनकी इमेजेस का, मेमोरीज ब्लेंडेड विद इमेजेस। तो उसमें मेमोरीज हैं, और मेमोरीज के साथ में कौन सी चीज़ें ब्लेंड हुई हैं, बिल्कुल घुल मिल गई हैं, वो हैं इमेजेस, पिक्चर्स ऑफ द सिबलिंग्स एंड कंपेनियन। उनकी जो तस्वीर है वो उनके आँखों के सामने आ जाती है विद द मेमोरी। सो याददाश्त के साथ साथ क्या ब्लेंडेड हैं, क्या घुल मिल गई हैं, मिक्स हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं, दे आर द इमेजेस ऑफ द companions and the siblings. Now she says, blend with your images, it shall rise in memory till the hot tears blind mine eyes. So, memory of her companions and her siblings, it, brings tears in her eyes. तो कह रहे हैं, और मैं जब तक वो इमेजेस मेरी आँखों के सामने आती रहेंगी, जब तक कि जो गर्म आंसू हैं वो मेरे विजन को ब्लर नहीं कर देते, मेरे को जो है वो दिखना ही बंद नहीं हो जाता। बिकॉज व्हेन यू क्राई एंड व्हेन यू शेड टीयर्स, सो इट ब्लर्स योर विजन, आपको आँखों से देखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो कह रही हैं कि जो है वो इमेजेस, जो तस्वीरें हैं, वो मेरी आँखों के सामने आती रहेंगी जब तक आंसू जो है वो मेरे विजन को कम नहीं कर देते, ब्लर नहीं कर देते। सो शी मोन्स फॉर दोज डिपार्टेड सोल्स एज शी थिंक्स डाउन द मेमोरी लेन। तो जैसे जैसे वो अपने डिपार्टेड सोल्स के लिए वो अपना शोक व्यक्त कर रही हैं, और उनको जो है किस तरह से उनको जो है वो उनकी याद आती है। वॉट इज़ दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच। अब इसमें आप नोट करें कि किस तरह से जो है मूड जो है वो बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया है। फर्स्ट 2 स्टेंजा में मूड कैसा है, हैप्पी मूड है और फुल ऑफ लाइफ है, लेकिन इसमें जो है वो बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है और मेलैंकली हो जाता है, टोन कैसा हो जाता है, सैड हो जाता है, और उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई एक मरमर धीमे से एक आवाज़ सुन रही हैं। और वो आवाज़ कैसी है, डर्ज इज़ अ फ्यूनरल सॉन्ग विच इज़ संग ओवर द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो जो है वो जो उनको ऐसा लगता है जैसे वो एक मरमर धीमी आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो मरमर किस चीज़ का कैसा लग रहा है उनको, एक फ्यूनरल सॉन्ग की तरह लग रहा है। तो जो ये पूरा जो मूड है वो इट शिफ्ट्स इनटू अ लेमेंटेशन ओवर द डेथ ऑफ हर सिबलिंग्स एंड कंपेनियंस। और ये लेमेंटेशन जो है, ये जो डर्ज लाइक मरमर है, जो एक शोक गीत की तरह लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, समुद्र की जो लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच, वो किसकी तरह लग रहा है। अगर आप कभी समुद्र पर गए हैं और ख़ास तौर से आप जब वहाँ पर कोई नहीं है, तो बीच है जहाँ पर कि शिंगल पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पेबल्स पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, व्हेन द सी वेव स्ट्राइक अगेंस्ट दैट बीच विच इज़
with the shingles lying over the beach, with the pebbles lying over the beach. तो उसमें जो आवाज़ आती है वो कैसी लगती है? when the sea waves strike, वो एक जो है वो अजीब तरह का शोक सा प्रकट करती हैं, जिसके बारे में जो है वो और भी कवियों ने काफ़ी चर्चा की है. हाउ द सी वेव्स स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द सी शोर प्रोड्यूसेस द साउंड which brings melancholy thoughts in the minds of the listener or the people present there. तो जब हम समुद्र के किनारे होते हैं और इस तरह से सी वेव्स स्ट्राइक करती हैं तो हमारे अंदर melancholy सैड थॉट्स आते हैं. तो ये इनको भी जैसे जब ये एज शी वॉज प्रेजिंग द ट्री along with the along the path, along this process, what happens, the thought processes changes, and she is thrown back into the past, and she is you know confronted with the ghost of memories. और किस तरह से उनका जो मेमोरीज से सामना होता है और उनका टोन बदल जाता है और और जो है वो एक तरह का लेमेंटेशन हो जाता है ओवर द डेथ ऑफ हर सिबलिंग्स एंड companions. And she says it is the tree's lament. See, she says that tree is so much associated with her and with her siblings and companions that she imagines as if the tree, कैसराना tree, is also mourning, lamenting, दुख व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना. एन ईरी स्पीच, ईरी स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग. और वो मरमर है, वो जो लेमेंट है वो कैसा है? इट इज़ नॉट क्लियर. और जैसे हम कभी किसी घर में ऐसे कहते हैं हॉन्टेड हाउस है, वहाँ पर जिस तरह का मरमर सुनाई देता है, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, जिसमें आप बिल्कुल क्लियर भी नहीं है लेकिन आपको वो डरा देता है. तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जो है वो ट्री का लेमेंट सुनाई दे रहा है और वो एक ऐसा स्पीच लग रहा है जो कि कैसा है? ईरी, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग. दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच. एंड शी सेज मे बी दिस लेमेंटेशन बाय द ट्री, ये जो ट्री का लेमेंटेशन है, दुख है, वो हो सकता है हैप्पली बाय चांस कहाँ पर पहुँच जाए? अननोन लैंड. शी इज़ रेफरिंग टू द लैंड वेयर it is believed that man goes after death. So life after death, unknown land. तो वो उसकी बात कर रही हैं कि जहाँ पर आदमी जो है डेथ के बाद चला जाता है. इट इज़ अननोन बिकॉज वी डोंट नो वेयर द मैन और द लिविंग बींग्स गो आफ्टर डेथ. और कह रही हैं कि हो सकता है कि जो ट्री का लेमेंटेशन है वो कहाँ पर पहुँच जाए? वहाँ अननोन लैंड में पहुँच जाए, जहाँ पर कि मेरे जो कंपेनियंस और फ्रेंड्स, मेरे सिबलिंग्स हैं, वो रिपोज में हैं. दे हैव गॉन इनटू द लॉन्ग स्लीप एंड दैट इज़ डेथ. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द third stanza. I will take up the remaining part in the next lecture. Thank you.